हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। अभी आप कोई सा भी न्यूज चैनल देखोगे तो उसमें एक न्यूज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे भी आप देखोगे तो एक न्यूज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। वो न्यूज़ क्या है कि बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना, जो वहाँ की एक्स पीएम रही थी, उनको सजाए मौत की सज़ा सुनाई है, यानी डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई है। और इंटरेस्टिंगली ये आईसीटी जो है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जो बांग्लादेश की आईसीटी है, उसका गठन शेख हसीना ने खुद किया था 2009 में। और ये गठन क्यों किया गया था 2009 में? क्योंकि जो 1971 का जो लिबरेशन वॉर था बांग्लादेश में, उसमें जो कुछ लोग, कुछ ऐसे संगठन थे जो पाकिस्तान के, उस टाइम के जो वेस्ट पाकिस्तान था, उसको मदद कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को चुनने के लिए, मतलब उनके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर कौन कौन से लोग थे, इन सभी चीज़ के लिए किया था। और आज देखिए आईसीटी ने, जो कि शेख हसीना ने खुद गठन किया था, उसी आईसीटी ने इनको सजाए मौत की सजा सुनाई है। और इनको यह सजा किस बात से सुनाई गई है? क्योंकि 2024 में कुछ ऐसे प्रोटेस्ट हुए थे शेख हसीना की सरकार के खिलाफ, जब वो वहाँ पे पीएम थी ही, कि उनके कुछ रिजर्वेशन या फिर कोटा सिस्टम में गड़बड़ी थी। जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी का एग्जाम होता है, ऐसे ही वहाँ पे एक बीपीएससी, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है। उसमें जो कोटा रिजर्वेशन सिस्टम की गड़बड़ियाँ हुई थी उसमें, उसी को लेकर दो इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट्स विंग है उसके बीच में पहले भिड़ंत होती है। एक स्टूडेंट विंग है जो सरकार पक्षधर थी, और एक जो विपक्ष के पक्षधर थी। तो इसके बीच में गुट में दोनों में आपस में होती है। फिर वो अपोजिशन के सपोर्ट में आकर एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट क्रिएट होता है, और सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोटेस्ट आंदोलन सा होने लगता है। तो इसके जो हैंडल करने का तरीका था शेख हसीना का, वो ऐसा आईसीटी का मानना है और वहाँ के ह्यूमन राइट्स कमीशन का मानना है कि थोड़ा उनका रवैया गलत था, उसमें बहुत सारे बेकसूर लोगों की जान गई। तो उसी जो उनका सरकार का हैंडलिंग करने का तरीका और बहुत सारे लोगों की जान जाने की वजह से, और ह्यूमन राइट्स के जो रिपोर्ट्स आए थे उनकी वजह से, आईसीटी ने यह सजा सुनाई। जब ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब क्या है, और 1971 का रिवोल्यूशन और जिससे ये, जिसका रिलेशन आईसीटी के गठन से है, ये सब चीज की एक कहानी है। और आज इस वीडियो में हम उसी कहानी को देखेंगे, और उसी का जो वीडियो है हमारा आज का, जो रिलेटेड है पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ बांग्लादेश, इसमें ये सारी कहानियां शामिल होंगी। और ये वीडियो सिर्फ इतना ही नहीं है कि 2024 के जो पॉलिटिकल इवेंट्स है उसी टाइम के देखेंगे। हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कहाँ से? बांग्लादेश के फॉर्मेशन से लेकर और अंत तक, जहां तक शेख हसीना को आईसीटी ने सजा सुनाई है, वहां तक। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी को। पहला कहानी का जो कड़ी है स्टार्ट होती है बांग्लादेश का फॉर्मेशन से। और बांग्लादेश की फॉर्मेशन का जो कहानी अगर स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? भारत के विभाजन की ओर से। विभाजन, भारत का जो विभाजन है, पार्टीशन ऑफ जो इंडिया हुआ, उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग थी, जो मुखर पार्टी थी, जो मुस्लिम के हित की बात करने की बात कहती थी, तो उनका मानना था कि जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहिए, पाकिस्तान एक जो जगह है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए दी जानी चाहिए, यानी स्पेशली मुस्लिम्स के लिए होना चाहिए। और बंटवारा भी हुआ तो कुछ इस प्रकार से हुआ, कुछ रोचक तरीके से हुआ कि पाकिस्तान भी दो हिस्से में बट के आया। कोई एक जो हिस्सा था वेस्ट पाकिस्तान, अगर मैप में दिखाऊं, एक हिस्सा जो था वेस्ट पाकिस्तान, जहाँ पे सिंध, बलूच, पंजाब वाला एरिया है। और एक दूसरा हिस्सा जो पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ये वाला एरिया है। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये वेस्ट पाकिस्तान का जो एरिया है और ईस्ट पाकिस्तान का जो देखेंगे तो यह एरिया पॉपुलेशन वाइज भी इससे ज्यादा बड़ा था। लेकिन फिर भी इनका पार्शियलिटी, मतलब जो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो असेंबलीज थी, उनका हमेशा से पार्शियलिटी देखा गया कि वह ज्यादा फेवरेटिज्म जो दिखाया जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान की ओर, और ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा से वो नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। तो वेस्ट पाकिस्तान की ओर ज्यादातर देखें, कौन कौन सा एरिया था? सिंध, बलूच और पंजाब जैसे और भी एरियाज थे, वो एरिया था। और ईस्ट पाकिस्तान में आज के टाइम का बांग्लादेश का एरिया था। तो भारत का जो बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान बन के तैयार हुआ, तो पाकिस्तान के भी दो हिस्से में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। सिंध वाला एरिया, सिंध बलूचिस्तान, पंजाब जो वाला एरिया, और ये बांग्लादेश वाला एरिया जो। और ये एरिया में ज्यादातर बोले जाने वाली भाषा क्या क्या होगी? सिंधी, बलूची, पंजाबी। कुछ हिस्सों में उर्दू भी बोली जाती थी। और वो उर्दू बोले जाने की वजह वैसा नहीं है कि वो जोग्राफिकली वो वहाँ के लोग उर्दू बोलने वाले थे। जब ये कहा गया कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे माइग्रेशन होगा,
यानी बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जो मोस्टली मुस्लिम्स थे, तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग मुस्लिम जो कि गए तो यहाँ से उर्दू स्पीकिंग लोग थे, तो वहाँ जाके उर्दू बोले, तो वो उर्दू बोलने वाले भी लोग लगभग वहाँ पे 10% ही थे। यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा थी और अभी भी है, बलूचिस्तानी, सिंधी और पंजाबी भाषा में ज़्यादा है। अब बांग्लादेश जो सिर्फ और सिर्फ बंगाली भाषा में बोलते थे। अब यहाँ पे झगड़ा कैसे स्टार्ट होता है? झगड़ा सबसे बड़ा पहले स्टार्ट होता है, एक ही सबसे बड़ा जो टॉपिक था जिसकी वजह से बांग्लादेश अलग बन के तैयार हुआ, वो एकमात्र था लैंग्वेज इम्पोजिशंस, यानी भाषा का थोपने पे। हुआ क्या था 1948 में, जब 1947 में भारत का बंटवारा हो ही गया, पाकिस्तान बन के तैयार हो गया और शुरुआत से ही देखा गया कि पाकिस्तान हमेशा से पार्शियलिटी करता रहा है ईस्ट पाकिस्तान की ओर और हमेशा से उसके ऊपर कुछ न कुछ मतलब ऐसा कि कुछ प्रोडक्शंस ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं और यूजेस ज़्यादा वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा है। तो शुरुआत से ही इम्पार्शियलिटी तो हो ही रही थी। फिर 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में ही मर गए थे, लेकिन उस मरने से ठीक कुछ महीने पहले ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान की राष्ट्रीय लैंग्वेज होगी। उनका ये मानना था कि जो ये उर्दू लैंग्वेज है, हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते थे, सांप्रदायिक जो उनके सोच आया वो बहुत बाद में आया। फिर भी उनके दिमाग में ये आया कि जो उर्दू लैंग्वेज है वह इस्लामिक लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें जो ग्रामर है वो पर्शियन है। उनकी ये सोच थी। लेकिन लैंग्वेज कभी भी किसी धर्म की नहीं होती है, वह ज्योग्राफी डिसाइड करती है किसी भी जगह जगह का लैंग्वेज। हमेशा जो खान-पान और भाषा और वेशभूषा हमेशा ज्योग्राफी डिसाइड करती है, किसी का धर्म डिसाइड नहीं करेगा। वही गलती कर बैठे मोहम्मद अली जिन्ना, उर्दू लैंग्वेज को समझ बैठे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लामिक भाषा है और इम्पोज़ करना शुरू किया ईस्ट पाकिस्तान की ओर और 1948 में तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि उर्दू लैंग्वेज ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है और वहीं से जो आंदोलन स्टार्ट हो गया ईस्ट पाकिस्तान में। और ईस्ट पाकिस्तान में सबसे जो इम्पोर्टेंट लीडर उभर के आए, शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बंग बंधु नाम से भी जाना जाता है, और फिर वही लीडर जो अपना सबसे बड़ा योगदान देंगे बांग्लादेश का जो एस्टेब्लिशमेंट में ही। तो 1948 में उर्दू का राष्ट्रीय लैंग्वेज बनाया जाता है उसको वहाँ पे। इसकी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान में है उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होता है कि आंदोलन होने लग जाता है वहाँ पे। उन लोगों का कहना था कि हमारे पास इसके लिए हमारे जो ऊपर है ये ज़बरदस्ती का थोपा गया है। हम बंगाली माध्यम से ही अपने आप को नवीनीकरण करना चाहते हैं, मॉडर्नाइज़ करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति टोटली बंगाली है, तो हमारे ऊपर उर्दू क्यों थोपा जा रहा है? ऐसे-ऐसे करके बातें हो रही थी वहाँ पे। कहानी और धीरे-धीरे कुछ न कुछ ऐसा तो हो ही रहा था। फिर कहानी धीरे-धीरे बढ़ के तैयार हुई 1970 के आसपास। देखिए 1970 के आसपास हुआ क्या था? 1970 में पहली बार आम चुनाव की घोषणा की गई। हालाँकि पाकिस्तान में इससे पहले 1954 में भी, 62 में भी चुनाव हुए थे, लेकिन सारे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। तो 1947 में याहिया खान जो उस टाइम पे तानाशाह थे, याहिया खान, उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो है एक आम चुनाव होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होगा। और उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि जो तानाशाह तो थे ही, तो उनको लग रहा था कि अब धीरे-धीरे करके इतना तानाशाही मेरी चल नहीं पाएगी, तो डेमोक्रेसी तो वहाँ पे एस्टेब्लिश करनी ही करनी है। तो उन्होंने उस टाइम पे जो वेस्ट पाकिस्तान है, वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी थी, जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साथ इनकी साठगांठ ये थी और उसके जो इम्पोर्टेंट लीडर थे, सबसे मेन लीडर थे, वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार भुट्टो समझ लीजिए, जुल्फ़िकार भुट्टो, इन्हीं की बेटी है बेनज़ीर भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस टाइम पे पीपीपी के सबसे प्रमुख चेहरा में से थे। तो याह्या खान और भुट्टो के अंदर आपस में ही कोई बातें चल रही थी कि हम चुनाव कराएँगे, ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत होगी, वो प्रधानमंत्री बन जाएँगे, फिर बाद में वो मुझे राष्ट्रपति बना देंगे, तो मैं एक संवैधानिक रूप में बैठा रह जाऊँगा। ये इनकी डिमांड थी, ये इनका ऐसा सोचना था। अब ये 1970 का इलेक्शंस कैसे एक टर्निंग पॉइंट बन के आता है, देखिए कैसे। ये 1970 का जो इलेक्शंस हुए, आपको पता है 2 है पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो नेशनल असेंबली थी पाकिस्तान की, उसकी सीट भी ज़्यादा थी। लगभग 162 सीट के आस के पास वहीं पे बांग्लादेश में ही थी, जो अभी बांग्लादेश उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान में थी।
तो 1970 का जो चुनाव हुआ उसका जो रिजल्ट आया उसमें से 300 में से 160 सीट या लगभग 161 के आसपास सीट जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके जो इंपॉर्टेंट लीडर थे उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान, उसी की पार्टी अवामी लीग जीत कर आ गई। शेख मुजीब अवामी लीग वही जीत के आ गए। अब थोड़ा सोचिए, जिस देश में 300 सीट हो और मेजोरिटी कितनी होगी 151, और एक पार्टी 160 लेके आई हो, तो सरकार किसकी बननी चाहिए 160। और पीपल्स पार्टी के लगभग 100 से आसपास ही सीट आई थी, और भी सारी सीट्स कुछ जो देश थी पार्टीज थी उसके साथ बंटवारा हो गया था। तो यह उस टाइम पे जो वेस्ट पाकिस्तान था वहां के लोगों में या वहां के जो लीडर्स थे और खासकर यहिया खान के भी दिमाग में चलने लग गया कि अब तो अगर संवैधानिक रूप से जाए, अगर प्रोसीजरल रूप से जाए तो 160 सीट के साथ सरकार अवामी लीग की बननी चाहिए। और उन लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, ईस्ट पाकिस्तान के जो जनता है हमारे वेस्ट पाकिस्तान पे राज करे। तो याहिया खान ने कभी भी नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाई ही नहीं, उसको ऐसे ही जारी रखा। कहते हैं कि बीच बीच में याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो शेख मुजीबुर रहमान से डिमांड करते रह गए कि आप अपना इस्तीफा दीजिए, हमें सरकार बनाने दीजिए, हम वहां से मॉनिटर करेंगे, हमारा सारा मैकेनिज्म, हमारे सारे जितने भी असेंबलीज है सब कुछ वही है, आपको यहाँ आने से बेहतर है कि हम वहीं से मॉनिटर करें। ऐसा करके बहलाने फुसलाने वाली कहानी हो गई थी। लेकिन जो शेख मुजीबुर रहमान ने जो वादा किया था अपने लोगों से अपने चुनाव के टाइम पर, उनके कुछ कुछ वादा इस तरह के था कि हम बंगाली कल्चर का बढ़ावा देंगे, बंगाली कल्चर में बंगाली लैंग्वेज का भी बढ़ावा देंगे, उर्दू का जो इम्पोजिशन है, जो थोपीकरण हुआ है हमारे ऊपर, उसको खत्म करेंगे। और एक सबसे बड़ी डिमांड उन्होंने कही कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अगर इनकी सरकार आ जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान मतलब वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, कलेक्टिवली पाकिस्तानी कहा जाएगा, तो हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे जिसमें बांग्लादेश यानी उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करेंगे। और ऐसा संविधान जिसमें दोनों राज्य, जैसे मान लीजिए वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अपने अपने ढंग से चलेगा, और हम उसके मतलब आवामी लीग उसकी सरकार का लीडरशिप करेगा। ये सब चीजें डिमांड थी। और बीच बीच में जुल्फिकार अली भुट्टो और आया खान जा ही रहे थे, तो वो बिल्कुल मानने के तैयार नहीं थे अवामी लीग के लीडर्स और शेख मुजीबुर रहमान कि नहीं, हमारी अगर जीत हुई है तो हम सरकार बनाएंगे, उनकी यही डिमांड थी। तो फिर बात नहीं मानने की वजह से हमेशा मीटिंग कैंसिल हुई, उन्होंने कभी नेशनल असेंबली बुलाई ही नहीं। ऑब्वियसली किसी पार्टी की सरकार बनने की मतलब हैसियत हो, मतलब उसकी पूरे पास मेजोरिटी हो और उसको सरकार ना बनाया जाए, तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। तो 6 मार्च को 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने पूरे ईस्ट पाकिस्तान के एरिया में एक आंदोलन स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो बिल्कुल गांधी जी के पैटर्न पे ही था कि बिल्कुल पीसफुल करना है। और 6 मार्च 1971 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा भी कर दी कि हमें स्वतंत्र बांग्लादेश चाहिए। ये सुनते ही वहां के याहिया खान और जो जो लीडर्स थे उनके दिमाग में ऐसा चलने लग गया कि यह कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये इंटरनेशनल फोरम पे गया तो ऑब्वियसली अवामी लीग की सरकार बनेगी। तो उसको दबाने की कोशिश की। और दबाया कैसे? पहले तो जो रजाकार्स होते हैं, रजाकार्स एक मुस्लिम समुदाय में एक ऐसा संगठन होता है जो थोड़ा कट्टरपंथी होते हैं, अपने रियासत और अपने धर्म को बचाने के लिए मतलब अहिंसा पूर्वक कुछ करते हैं, कत्लेआम जैसा करते हैं। तो पहले तो रजाकर्स को तैयार किया कि जाइए वहां पे जो चुन चुन के अवामी लीग के लीडर है उसको मारिए और माइनॉरिटीज को भी मारिए। वहां पे एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया ताकि हम इंटरनेशनल फोरम में ये कह सके कि अभी स्थिति नहीं है सरकार बनाने की। वो भी चीज फेल हो गया। तो फिर याहिया खान ने 25 मार्च 1971 को, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सीए एनआरसी के जो डेट देखेंगे एनआरसी में तो 26 मार्च 1971 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट आ जाता है। 25 मार्च 1971 को याहिया खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के तहत चुन चुन के अवामी लीग के लीडर्स, शेख मुजीबुर रहमान को तो पहले ही गिरफ्तार करवा लिया, वहां से नजरबंद करवा के पाकिस्तान के एरिया में उसको बंद करवा दिया गया था। चुन चुन के सभी लोगों को मारना स्टार्ट किया, अवामी लीग के लीडर्स को भी, और माइनॉरिटीज के भी प्रोसिक्यूशन करने लग गए। और ये सर्च लाइट जब ये चल रहा था, ध्यान रखिए 25 मार्च 1971 का जब भी हम ये दौर कह रहे हैं, तो उस टाइम पे इंडिया में किसकी सरकार रही थी? इंदिरा गांधी की। और इंदिरा गांधी ये सब पूरा जो खेल है वो देख रही थी।
इंदिरा गांधी चाह रही थी कि स्टार्टिंग में कुछ एक्शन किया जाए, लेकिन फिर भी वह सोच रही थी कि कुछ समय लिया जाता है, हम पहले से कुछ इनिशिएट क्यों करें। फिर स्थिति बिगड़ती गई। कैसा हुआ क्या, 19 जब 25 मार्च 1971 को जब ये ऑर्डर आया ऑपरेशन सर्चलाइट का, तो वहां के मतलब ऐसा ऑर्डर था कि शूट एंड साइड का ऑर्डर का था, तो ऑब्वियसली जो शूट एंड साइड का ऑर्डर रहेगा तो लोग भागेंगे। तो बांग्लादेश के जो लोकेशन अगर देखेंगे हम लोग, तो लोग कहाँ भागेंगे। बांग्लादेश में तो ऑपरेशन सर्चलाइट चल रहा है, रजाकार्स भी है, तो उनको मार देंगे, तो भागे इंडिया की तरफ। तो इंडिया की तरफ ज्यादातर कहाँ भागेंगे, पश्चिम बंगाल की ओर, क्योंकि बॉर्डर वहीं से सटा हुआ इलाका है, असम की ओर, त्रिपुरा की ओर, कुछ कुछ मणिपुर की तरफ भी भागेंगे। ज्यादातर आए कहाँ, आसाम के एरिया में, त्रिपुरा के एरिया में, बंगाल के एरिया में। लगभग 1 करोड़ लोग, कहा जाता है कि 1 करोड़ ने वहां से लोग भागे थे वहां से, खासकर हिंदू लोग, क्योंकि हिंदू जो माइनॉरिटीज है उसको ज्यादा टारगेट किया जा रहा था, और जो अवामी लीग के लीडर्स थे उनको भी टारगेट किया जा रहा था, तो सभी यहाँ पे भाग के चले आए थे। तो जब ये भाग के इस तरफ आए, तो ऑब्वियसली इंडिया सरकार को ऐसा डिस्टर्बेंस तो होगा कि कोई दूसरे देश से हमारे देश में इतना सारे जनसंख्या में आएगा तो हम क्या करेंगे। तो शुरुआत में इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, उनको प्रॉपर खाने पीने की व्यवस्था, और ऐसे जो लोग जो जो वहाँ के अवामी लीग के ही मेंबर थे और मुक्ति वाहिनी के मेंबर बन गए थे, लिबरेशन फॉर बांग्लादेश की वजह से करने के लिए एक संगठन थी मुक्ति वाहिनी, उनको इंदिरा गांधी जी ने इंडियन आर्मी के द्वारा, एसएसबी से पहले द्वारा ट्रेनिंग कराई गई, बीएसएफ के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया, उसको खाना भी दिया था, और सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था उस चीजों में। तो 25 मार्च 1971 को जितने सारे लोग डाइवर्ट यहाँ आए, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको ये सब चीजें हैंडल किया। फिर बाद में धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल गया। सरकार चाह रही थी कि उस टाइम पे ही कुछ एक्शन लिया जाए, इसको रोका जाए, लेकिन इंटरनेशनल दबाव कुछ इस तरह से थे कि नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इतना सारा लोग जब आएंगे, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल बर्डन इंडिया पे पड़ेगा ही। और ठीक 1965 में हम पाकिस्तान का युद्ध लड़ चुके थे, इंडिया पाकिस्तान, 1962 में भी चाइना वाले युद्ध लड़ चुके थे। तो हमारी इतनी, मतलब कहते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उस लोगों को ज्यादा दिन तक रख सके, और ये फिर बाद में और भी ज्यादा लोग आने लग गए। तो इंदिरा गांधी जी ने अपनी मीटिंग्स में अपने सभी जो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो लीडर्स थे, जो सैन्य अधिकारी थे, उन सभी को बुलाया। उन्होंने बोला कि अगर हम कुछ ऐसा तरीका निभाए, ऐसा तरीका कुछ करे कि इन सब चीजों को शांत किया जाए। उन्होंने कहा तो एक ही तरीका है, जंग किया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी बोले कि जंग जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए। तो उस टाइम पे जो मानेक शॉ थे सेनाध्यक्ष, उस टाइम पे उनसे पूछा गया कि कौन सा कब हमें, हालांकि इंदिरा गांधी तो चाह रहे थे कि मई जून में ही खत्म कर दिया जाए, बारिश का सीजन स्टार्ट होगा, जंग स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन मानेक शॉ ने कहा कि नहीं, हम इतनी जल्दी जंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, जून जुलाई में मानसून का सीजन होगा, तो बारिश होने की वजह से बांग्लादेश में दलदल बहुत ज्यादा होगा, तो इंडियन आर्मी के लिए वहां पे मूव करना इतना आसान होगा नहीं। प्लस में उन्होंने कहा कि मानिक शॉ जी ने कहा कि अगर हमें लड़ाई लड़नी भी है जंग, तो हम सर्दियों में लड़ेंगे। कब, विंटर्स में। इसके पीछे 2-3 रीजन बताया उन्होंने। देखिए, इंदिरा गांधी और मानिक शॉ जितने भी उस टाइम पे सैन्य अधिकारी थे, वो चाहते थे कि फुल फ्लेज वॉर हो, इसी एरिया में हो। ऐसा नहीं चाहते थे कि कहीं और कहीं जगह से होगा तो फिर हम उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वो मानिक शॉ ने बोला कि हम सर्दियों में करेंगे। उसके पीछे रीजन ये बताया कि सर्दियों में एक सबसे बड़ी बात है कि जो चाइना है, चाइना उस टाइम पे पाकिस्तान का साथ ज्यादा अच्छे तरीके से दे रहा था, और यूएस भी साथ दे रहा था उसको, और यूएस और चाइना के साथ होने की वजह से ही इंडिया थोड़ा बहुत देरी कर रहा था कि नहीं, पहले एक बार स्थिति को अच्छे तरह से जान ले, तब हम कोई युद्ध करेंगे। तो मानिक शॉ ने कहा कि जो चाइना है, जो हमारे 1962 के जंग जीत ही चुकी थी हम लोग से, और वो एक कट्टर दुश्मन की तरह उभर रहा था, तो उस टाइम पे तो कहा कि चाइना अगर इस तरफ आएगा, अगर हम गर्मियों में करेंगे तो ऑब्वियसली उसको पूरा टाइम मिल जाएगा यहाँ पे आने के लिए, तो फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर सर्दियों में होगी तो ये हिमालय बर्फ से ढका होगा, और जैसे ही बर्फ से ढका होगा तो चाइनीज आर्मी के आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो हमें यहाँ पे टैकल करने में सर्दियों में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जब तक बर्फबारी कम ना होगा तब तक हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हुआ कि जो ये कश्मीर के आसपास जो इस्लामाबाद का इलाका है, वो भी बर्फ से ढका हुआ होता है, और ये भी बर्फ से ढका हुआ होगा, तो यहाँ से भी सैन्य कोई भी आक्रमण नहीं होगा। और एक ही ऐसा एरिया होगा जहां पे हम फुल फ्लेज वॉर कर सकते हैं, वह गुजरात और पंजाब के बॉर्डर के आसपास,
राजस्थान गुजरात बॉर्डर है वहीं पर हम कर सकते हैं, बाकी और कोई ऐसा एरिया है नहीं। तो हम प्राइम फोकस हमारा बांग्लादेश हो जाएगा और इस एरिया में बस हमें लड़ाई करनी है, बाकी हम लड़ाई आसानी से जीत जाएंगे। इस तरह से उनका पूरा स्ट्रेटजी था। और बहुत सारी किताबों में ये भी जिक्र होता है कि इवन मानिक शॉ ने द डेट तक बता दी थी कि कब यह युद्ध स्टार्ट होगा। आप एक मूवी देखेंगे सैम बहादुर, उसमें एक सीन है, उसमें इंदिरा गांधी ने जब पूछा कि कब हमें किस डेट को ये स्टार्ट करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान ही अपना पहला अटैक करेगा। और उन्होंने डेट तक बता दिया कि इस डेट को पहली बार पहला पाकिस्तान ही हमला करेगा। तो इसमें 3 दिसंबर को 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पहला अटैक किया भी। और एग्जैक्टली उस कागज में मानिक शॉ ने यही लिख दिया था कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान अपना जंग स्टार्ट करेगा। तो ये स्ट्रेटजी थी मानिक शॉ की 1971 के वॉर को लेकर। अब कहानी ऐसा है कि चाइना जो है पाकिस्तान का मदद कर रहा था, यूएस भी पाकिस्तान का मदद कर रहा था। इसके पीछे वजह क्या है कि जो चाइना के साथ तो युद्ध हो ही गया था, तो ऑब्वियसली हमारे दुश्मन होंगे ही होंगे। यूएस का सबसे बड़ी वजह यह था कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, वह इंदिरा गांधी से बहुत चिढ़ते थे, भारत से ही बहुत बहुत चिढ़ते थे। और हेनरी किसिंजर जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो भी बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे थे। और इवन जब उससे मदद मांगी गई कि आपको इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो हेनरी किसिंजर वगैरह ने इग्नोर कर दिया था इंडिया को। और जो चाइना है वो तो ऑब्वियसली उसके साथ होगी, क्योंकि हमारे उस टाइम पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से हो रहा था। तो उस टाइम पे हमारा एक ही देश जो उसने मदद की थी वो थी यूएसएसआर। शुरुआती में ऐसा लगा कि इंडिया ने ही यूएसएसआर को अप्रोच किया होगा कि हमारे साथ पैक्ट साइन कीजिए, हमारे साथ एक 20 साल की एक जो ट्रीटी साइन हुई थी कि इन दोनों के देश में किसी भी तरह का जंग होगा तो वह देश उसके साथ में सम्मिलित होकर लड़ाई करेगा। लेकिन बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आए थे तो ये पता चला कि यूएसएसआर ने खुद ही इंडिया को कहा था कि आप हमारे साथ एक ट्रीटी साइन कीजिए, पीस ट्रीटी साइन कीजिए, जिसमें हम और आपके जो बायलैटरल जो रिलेशंस होंगे, ऐसा होगा कि हमारे दोनों देश में कोई भी एक देश पे हमला होगा तो वह उसके साथ लड़ाई करेगा, इस तरह का। उसके पीछे वजह क्या थी कि यूएसएसआर ने साथ दिया था इंडिया का। यूएसएसआर और चाइना एक टाइम पे एक अच्छे मतलब दोस्त जैसे ही थे। हालांकि इंडिया 1962 के वॉर के टाइम पे यूएसएसआर ने भी चाइना की मदद की थी इनडायरेक्ट वे में। लेकिन 1962 के बाद इंडिया और जो चाइना और यूएसएसआर के बीच में रिलेशंस खराब हो गए। कैसे? एक सबसे बड़ा रीजन है कम्युनिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है कि दोनों देशों में कम्युनिस्ट की सरकार होती है, तो पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिस्ट का रिप्रेजेंटेटिव किसका होगा, इसकी बात की लड़ाई बहुत ज्यादा चलने लगी थी यूएसएसआर में और चाइना में। एक बार तो 1961 में एक जंग होते होते बचा था, हुई नदी जो बॉर्डर के आसपास है वहां पे। तो फिर यूएसएसआर ये इस मुद्दे को लेकर चाइना के साथ अगेंस्ट में होकर इंडिया के साथ एक डील साइन करता है 1971 में ही, अगस्त 1971 में। इसी बीच में यूएस और चाइना का जो आपसी रिलेशन, और यूएस और चाइना भी थोड़ा आपस में बटे हुए थे, और उन दोनों को साथ लाने वाली जो कंट्री थी पाकिस्तान, तो वो तीन एक गुट हो गया, यूएस, पाकिस्तान और चाइना। और इंडिया के साथ कौन था? यूएसएसआर। यूएसएसआर के साथ 5 अगस्त 1971 को हमारी ट्रीटी साइन हो गई। और ये ट्रीटी साइन होते ही यूएस और चाइना में थोड़ा वो हो गया कि हाँ, अब थोड़ा हमें शांत रहना होगा, अगर इंडिया कुछ करता है थोड़ा हमको बच के चलना होगा। ऑब्वियसली इसके साथ में यूएसएसआर एक जो उस टाइम पे सबसे बड़ी सुपर पावर उभर के आई थी। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है इस तरह से कि जब मानेक शॉ ने कहा था कि हम विंटर्स में जंग करेंगे, तो कुछ दिनों तक इंडिया शांत रहा, चुपचाप सारा खेल देखते रहे। इसी बीच में इंदिरा गांधी क्या करती थी और उनके जो लीडर्स क्या करते थे, जो बाहर जाके इंटरनेशनल फोरम पे इन सब बातें करते थे कि पाकिस्तान को वापस आ जाना चाहिए, वहां पे पीस मेंटेन करके रखना चाहिए, सब चीजें हो रही थी। तो जैसा मानिक शॉ ने कहा था कि ठंड में हम लड़ाई करेंगे, तो इंडिया ऐसा कभी नहीं चाह रहे थे कि यार हम पहले कभी भी जंग की शुरुआत करें। जंग की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने खुद कर दिया। जो राजस्थान और के आसपास एरिया है वहां पे जो एयर स्ट्राइक करके, फिर वहीं से अगले दिन स्टार्ट से ही इंडिया ने जंग शुरुआत किया। लगभग 3 दिसंबर को स्टार्ट हुआ यह खेल,
जंग 6 दिसंबर को इंडिया ने पूरे ढाका पे कैप्चर कर लिया। वेस्टर्न फ्रंट पे जो यहाँ पे तो लड़ाई चल ही रही थी, बहुत लंबी चल रही थी उस टाइम पे। फिर 13 दिसंबर तक बिल्कुल खत्म खेल, यानी जंग को बिल्कुल खत्म कर दिया। मतलब इस तरह से सोचिए 13 दिन में पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर बैठी थी। लगभग 92,000 आर्मी वहां पे सरेंडर, जब 1971 वॉर का जो खत्म हुआ 13 दिसंबर को, मतलब ऐसा हुआ कि 3-4 दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। उस टाइम पे जो ईस्टर्न कमांड के जो सैन्य अधिकारी थे, जनरल अरोड़ा, उनका बहुत अच्छा योगदान था और उसको अच्छी तरह से टैकल किया गया। और वेस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ाई चल रही थी। तो 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक पूरा फुल फ्लेज वॉर हुआ। 13 दिसंबर को भी इंडिया ने वहां पे सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इंडिया ने यहां से तो जब स्टार्ट किया था पूरा ये जंग स्टार्ट हुआ था, लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो कैप्चर कर लिया था। और यहाँ तो ढाका का पूरा ही कैप्चर कर लिया था इंडिया ने। और वहां पे जो जंग का घोषणा हुई 13 दिसंबर को, फिर उसके बाद सरेंडर किया 92,000 जो पाकिस्तानी आर्मी है उन्होंने। और वहां पे एक साइन किया गया, जो सरेंडर किया गया। आप एक फोटो बहुत वायरल होता है देखने में, आप देखते होंगे कि वहां के पाकिस्तान का जो जनरल है और इंडिया का जो ईस्टर्न कमांड के जो जनरल थे, जनरल अरोड़ा, उनके आगे साइन करते हैं, अपना रिवॉल्वर रखते हैं। और लगभग 92,000 सैनिक वहां पे साइन करके देते, मतलब सरेंडर कर देते हैं। तो इस तरह से जंग खत्म होता है और स्टार्ट वहीं से बांग्लादेश का जन्म होता है। यानी इंडिया का योगदान ही था यहाँ पे बांग्लादेश को अलग करने का। फिर ये सब जब बांग्लादेश जब बनके तैयार हुआ तो 19, और ऑब्वियसली शेख मुजीबुर रहमान को वहां से रिहा किया गया। शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करते ही बांग्लादेश का डिक्लेरेशन हो गया कि बांग्लादेश आज़ाद देश है। एक भारत की ये भूमिका रही 1971 वॉर को लेकर। लगभग 92,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने वहाँ पे आत्मसमर्पण किया। फिर 1972 में जून के आसपास में एक शिमला समझौता होता है। उसमें जो जो एरिया इंडिया ने कैप्चर कर रखा था 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा एरिया वहाँ पे पूरा इंडिया खाली कर देती है। और कुछ कुछ शिमला एग्रीमेंट्स में कुछ कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस होता है कि जो ये एलओसी है इस एरिया में, उसका मतलब पीसफुल वहाँ पे होना चाहिए सब कुछ। उसका मान्यता देगी पाकिस्तान एलओसी का, वहाँ पे सब कुछ होगा तो पीसफुल तरीके से होगा। और दूसरा कहा कि कश्मीर मुद्दे पे कोई भी तीसरी एंटिटी नहीं आएगी, कोई भी तीसरी पार्टी नहीं आएगी। हम कश्मीर मुद्दे यानी भारत पाकिस्तान ही कश्मीरी मुद्दे पे सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे। इस तरह की ट्रीटी शिमला एग्रीमेंट में साइन हुआ। शिमला एग्रीमेंट में जो जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे और इंदिरा गांधी जी थी। और कहा जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी के कान में कहा था कि मैडम हमारे लिए कुछ ऐसा दे दीजिए ताकि मैं पाकिस्तान में जाके मुंह दिखा सकूं कि, क्योंकि किसी भी देश का अगर कोई जंग में हार जाते हैं तो वहाँ के लोगों की नज़रों में वो बहुत, जो उसका जो लीडर्स होते हैं, गिर जाते हैं। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कान में कहा था उनको कि मैडम हमारे लिए कुछ ऐसा छोड़ दीजिए ताकि हम यहाँ से कुछ मुंह दिखाने के लिए लेके जाए। तो 92,000 सैनिक को छोड़ दिया, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर को छोड़ दिया और उनको ये सब बायलेटरल जो जितने भी एग्रीमेंट्स थे उस पर साइन करवाया गया। और कहा जाता है कि अगले दिन जैसे ही वो पहुंचे जुल्फिकार अली भुट्टो ने, तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया, अपने फेवरेटिज्म में अनाउंस कराया, अपने फेवर में अनाउंसमेंट कराया कि देखो ये मेरी कितनी बड़ी ख्याति है कि मैं उस देश में जाके अपना सारा हिस्सा वापस ले आया। ताकि वो अपना कह रहे थे कि मुंह दिखाने के लिए कुछ चाहिए, तो मुंह दिखाने के लिए कुछ ऐसा कहानी बना दी। तो इस तरीके से पूरा इंडिया जो बांग्लादेश बन के तैयार हुआ। तो 1971 के इंडिया पाकिस्तान में वॉर में बांग्लादेश बन के तैयार हुआ। और वहीं से जो बांग्लादेश की जो कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक बांग्लादेश स्वतंत्र रूप से तैयार हो गया था। और सबसे बड़े लीडर कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान जब भारत जो बांग्लादेश के जब राष्ट्रपति बनते हैं, जो शासन के स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला था वो मुजीबिज्म के नाम से जाना जाता है कि हमारा जो बांग्लादेश होगा इस पैटर्न पे होगा। मुजीबिज्म मुजीबिज्म में 4 प्रिंसिपल्स थे। एक तो नेशनलिज्म की भावना, यानी बांग्लादेश में राष्ट्रवाद होगा। दूसरा सेकुलरिज्म, यानी सेकुलरिज्म का देने की वजह मतलब राष्ट्रीयता में, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ कम से कम वहां पे तो हिंदू माइनॉरिटीज भी थे जो शेख मुजीबुर रहमान के सपोर्ट में ही तो थे। ऊपर से हिंदुस्तान ने जब उनकी मदद की तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान ने भी इस ट्रीटी में साइन किया गया, मतलब उनको समझाया कि आपको माइनॉरिटीज को भी केयर करना है। तो सेकुलरिज्म की भावना उन्होंने अपने मुजीबिज्म प्रिंसिपल में रखा। सोशलिज्म, उन्होंने कहा कि गरीब और अमीर के बीच में फर्क नहीं होगा, हम डिस्पैरिटी कम कर देंगे। और चौथा रखा उन्होंने डेमोक्रेसी। उन्होंने सुना कि जो बांग्लादेश होगा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है
और आगे जब हम कहानी में देखेंगे तो ये चारों पॉइंट अपने आप में ध्वस्त हो जाते हैं, और देखते हैं कि कैसे जो मुजीबिज्म की जो भावना है, यानी शेख मुजीबुर रहमान जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो चारों ही खत्म हो जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। जो बांग्लादेश से ऑपरेशन सर्चलाइट, ये सारे डिस्कस हमने कर लिया है। शेख मुजीबुर रहमान इंडिपेंडेंस 26 मार्च 1971 को कर देते हैं, और यहीं से 10 मंथ वॉर ऑफ फ्रीडम स्टार्ट हो जाता है। 16 दिसंबर 1971 को विक्ट्री डे होता है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस सरेंडर कर देती है। ये सब चीजें कहानी में हम देख चुके हैं। 1972 से 1975 तक एक नया नेशन बनाने की तैयारी है। जो मुजीबन जो हम फॉर्मूला देख रहे थे, उन्हीं के फॉर्मूला के बेस्ट पे ये कहानी चल रही थी। अर्ली गवर्नेंस की हम बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर, जो मतलब जो वहाँ के मेन लीडर बन ही गए थे, प्रेसिडेंट बन ही गए थे। तो हुआ क्या था, 1972 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, संवैधानिक रूप से क्या, और जो इसके चार प्रिंसिपल हमने बताया था कि डेमोक्रेसी विद सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, और डेमोक्रेसी होगा, यहाँ के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स होंगे। और शेख मुजीबुर रहमान की जो पहली जो पार्टी थी अवामी लीग, उन्हें पहला गवर्नमेंट बनाया विद ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, मतलब सबसे ज्यादा सीट लाकर मेजोरिटी के साथ वहां पे एक डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बनाई वहां पे। उसके बाद जब बांग्लादेश में जब जंग हुआ, लिबरेशन ऑफ वॉर चल रहा था बांग्लादेश का, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जंग होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि कैसे बांग्लादेश को बनाना है। और ये इतना बड़ा चैलेंज था ही कि 1973 के आसपास, दिसंबर 1973 और 1974 के पास एक फमाइन आता है, एक बहुत बड़ा अकाल सा आता है। उसकी वजह से वहां पे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। और फिर यहीं से ही आपको दिखेगा कि जो मुजीबिज्म बात कर रहे थे वो, कि हम मुजीबिज्म का भाषण, जो डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ये सब लेके चलेंगे, वो सारा कुछ धरा का धरा रह जाता है। होता क्या है, ये फेमाइन आने के बाद बहुत सब कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो 1974 में ही, लगभग 1975 के आसपास ही, 74 में ही वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। कौन? शेख मुजीबुर रहमान इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं वहां पे 1974 में। फिर वो 1975 के जनवरी में जो वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल रही थी, वो क्या जो चल रही थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसको खत्म कर देते हैं वो, और वहां पे एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू कर देते हैं, यानी वो खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान जो हमेशा से पाकिस्तान की भलाई चाह रहा था, पाकिस्तान को जो अपने प्रिंसिपल जो मुजीबिज्म पे चला रहे थे, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या लग रहा है, नेशनलिज्म चल रहा है यहाँ पे, देश अकाल की दृष्टि पे है, वहां पे इमरजेंसी लगा दी गई है, नेशनलिज्म खत्म है। सोशलिज्म भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिकली जब फेमाइन आता है तो ऑब्वियसली हमेशा गरीबों को ही नुकसान होती है, तो वो भी खत्म हो गया। डेमोक्रेसी खत्म ही हो गया, जब पार्लियामेंट ही खत्म कर दिया उन्होंने, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला दिया, खुद ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला दिया, तो वो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी भी खत्म होगी। डेमोक्रेसी तो और खत्म हो जाती है जब बाद में वो क्या कर देते हैं, वन पार्टी सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं चाइना की तरह, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम ही खत्म कर देते हैं कि अवामी लीग से ही जो व्यक्ति चुन के आएगा वही पीएम बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। तो वो भी स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे में तो डेमोक्रेसी भी खत्म। और सेकुलरिज्म जो उनकी मूल भावनाओं में से था कि हम माइनॉरिटीज को उसके हक देंगे, बाद में ये भी नहीं देखा जाता है। और 1978 के आसपास जब जियाउर रहमान वगैरह आते हैं, तो माइनॉरिटीज के साथ तो बिल्कुल गलत होता है, और इस्लामिक रिवॉल्यूशन ही स्टार्ट हो जाते हैं वहां पे। तो ये सब कहानी थी 1975 में। फिर 1975 में होता क्या है, उसी टाइम पे अगस्त के महीने में, याद रखिएगा, जब भी 1975 का टाइम चल रहा है, तो जो इंडिया में इमरजेंसी का दौर चल रहा है। 15 अगस्त 1975, 25 जून को 1975 को इंडिया में लग चुका है। 25 जून 1975 को इंडिया में लग चुका है, ये क्या नाम है, इमरजेंसी। और 15 अगस्त 1975 को कुछ ऐसा होता है, हालांकि 14 अगस्त की रात में ही ऐसा कुछ होता है, कि जब मुजीबुर रहमान ने जब ये ऑर्डर दिया था कि हम वन पार्टी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम स्टार्ट होगा, तो वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी देखने की देखी, और अपोजिशन पार्टीज जो भी थी वो भी ज़्यादा
प्रोटेस्ट करने लग गए थे। हर जगह, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इसके अगेंस्ट में हो गया था। लगभग 4 साल बाद ही 1971 में देश बन के तैयार हुआ, 4 साल बाद ही ये देखने को मिला कि वो लोग वहाँ के नाखुश हैं उनसे। तो 14 अगस्त की रात, लगभग 15 अगस्त ही हो गया था, स्टार्ट हो गया था, उसकी रात को एक ऑफिसर थे मेजर हुडा करके, बांग्लादेश के ही आर्मी के, वह टैंक लेके उनके घर पे पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास में, जो उनका प्रेसिडेंट आवास हो जाता है बाद में। वो लेके घुस जाते हैं और उनके घर में घुस के और इस्तीफा पेपर दे के बोलते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान को आपको वहाँ पे साइन करना होगा इस्तीफा पेपर पे। फिर उनके 2 बेटे हैं वो भी आते हैं। ये इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात इन्हें कहने की। इतना ही बोला था कि तीनों लोगों को गोली से, मतलब पिस्टल निकाला, तीनों लोगों को धुन दिया वहीं पे, और एक छोटा बेटा था उसको भी मार दिया। यानी उस टाइम पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे, उनकी बहुएं, नौकर तक को भी, सभी को मार दिया था उस मेजर हुडा ने। और वहीं से एक टर्मोइल स्टार्ट हुआ, एक ट्रेजिक टर्न स्टार्ट होता है। उनके फैमिली से सभी लोगों को मार दिया गया, बस 2 लोग बच गए थे, जो कि वो थे ही नहीं बांग्लादेश में। अगर होते तो उन दोनों को भी मार दिया जाता था, दिया गया होता। वो 2 व्यक्ति कौन कौन थे? एक थी शेख हसीना, जो बाद में जाके प्रधानमंत्री बनती है, और दूसरी इनकी छोटी बहन रुबीना, ये रिहाना ऐसे कुछ नाम था, शेख रिहाना ऐसे कुछ नाम था। वही दोनों बार बची थी, बाकी सभी लोग को गोली मार के हत्या कर दी। और ये ट्रेजिक टर्न होते ही फिर वहां पे कूप स्टार्ट होता है। कूप मतलब जो मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाता है। शेख मुजीबुद्दीन को, और जो हमने कहा था ना कि सिंगल पार्टी सिस्टम स्टार्ट किया था, उसका नाम था बक्साल, यानी बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग स्टार्ट था। और मल्टी पार्टी सिस्टम को, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था। फिर उसके बाद उनको कुछ अफसर में मार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 2 ही सिस्टर बची, शेख हसीना और शेख रिहाना, और ये मिलिट्री इन्फ्लुएंस की स्टार्ट हो गई बांग्लादेश में। यहीं से ही कूप स्टार्ट हो गया। और कूप कैसे कैसे स्टार्ट हुआ? मिलिट्री रूल बिगिंस हुआ 1975 से 1981 में, और इसी बीच में जियाउर रहमान की प्रेसिडेंसी भी देखी जाती है। उन्हीं जो स्टार्टिंग में, जो 1975 के बाद जब यह उनकी हत्या, उसके बाद कूप स्टार्ट हुआ, तो एक उसके ही ब्रिगेडियर जनरल थे, उसके आर्मी, मतलब उनकी सरकार में एक ब्रिगेडियर जनरल थे, और डखार मुश्ताक अहमद, वो प्रेसिडेंट बने कूप लागू करके। फिर उसके बाद एक और कूप हुआ, काउंटर कूप हुआ, उसको किसने किया? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान मतलब एक अपोजिशन पार्टी जैसा मान लीजिए, उनके अगेंस्ट में थे शेख मुजीबुर रहमान का। ये कूप हासिल कर लेते हैं, यहाँ से काउंटर कूप करके है, फिर खुद वहां पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और वो कूप बनकर प्रेसिडेंट बनते हैं 1977 में। और यहीं से बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो आज के टाइम पे भी आप देखेंगे कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है बांग्लादेश की, एक तो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी और एक अवामी लीग, जो बक्साल है, जैसे मान लीजिए शेख हसीना की पार्टी, तो वो बीएनपी बनाते हैं। और ये जियाउर रहमान से ना, वो इस्लामिक स्टेट की भावना स्टार्ट होती है, और यहीं पर से माइनॉरिटी को दबाने के स्टार्ट की जाती है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देखें, इस जियाउर रहमान ने मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और वहां से सेकुलरिज्म शब्द का भी हटा दिया। जो कहा था ना कि शेख मुजीबुर रहमान के जो 4 प्रिंसिपल थे, उसमें जो सेकुलरिज्म है वो भी खत्म हो गया। सेकुलरिज्म भी खत्म, और बांग्लादेशी नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। 30 मई 1981 को जियाउर रहमान, उनका एसेसिनेशन हो गया चिट्टागोंग में एक मिलिट्री कूप द्वारा। यानी वहां पे ज्यादातर मिलिट्री रूल्स ही चल रहे थे उस टाइम पे। फिर अगला स्टार्ट होता है इरशाद एरा। एक लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद थे, उन्होंने एक कूप किया था। जनरल जो जियाउर रहमान था, उसके खिलाफ 24 मार्च 1982 को, और मार्शल लॉ लगाया और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने अपने आप को ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया 1983 में, और लगभग 9 साल तक वह बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने रहे, और इस्लाम द स्टेट का रीजन स्टार्ट कर दिया। यानी जो बांग्लादेश डेमोक्रेसी की भावना पे चल रही थी, सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स पे चल रही थी, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ कूप ही कूप हो रहा है, मिलिट्री रूल्स चल रहे हैं, और इस्लाम स्टेट की भावना वहां पे से देखने लग गई। और माइनॉरिटी का जो सेपरेशन है, माइनॉरिटी का जो डिस्क्रिमिनेशन है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि जियाउर जो है रहमान, जो उन्हीं से स्टार्ट हो जाता है, और इसके टाइम पे तो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्शंस लिए गए इरशाद एरा में, इन्होंने एक जाटिया पार्टी स्टार्ट की, और एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज किया, और उनके ही टाइम पे ज्यादातर मास प्रोटेस्ट देखने को मिला। देखिए, कुछ चीजें जैसे मिलिट्री coup से होती है 1-2 साल तक ही चलता है, उसके बाद सोसाइटी को, लोगों को, हर किसी को लगता है कि जो मूल भावनाएं हैं, डेमोक्रेसी है, जो मतलब जो उनके लिए कन्वीनियंस है, उस राह में आएंगे। तो कुछ सालों बाद ऑब्वियसली प्रोटेस्ट होना ही होना है। फिर उन्होंने 1990 में ये दबाव में आकर, पार्टी जो उस टाइम पे जो सोसाइटीज थे, लोग थे, उनके दबाव में आकर
उन्होंने रिजाइन दिया। फिर 1990 के आसपास एक सबसे पहला इलेक्शंस होते हैं। अब 1991 का इलेक्शंस जो होता है, तो आप याद रखिए कहानी में जो शेख हसीना थी, जो उनके पिताजी की हत्या होने के बाद उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिया गया, मतलब उनको ऐसा प्रेशराइज़ किया गया कि आपको बांग्लादेश बिल्कुल लौट के नहीं आना है। कहा जाता है कि 6-7 साल तो वो दिल्ली में ही रहीं। इंदिरा गांधी ने भी उनको सपोर्ट किया। उसके बाद तो वह 1981 में बांग्लादेश आती है। ये वहाँ के पॉलिटिक्स में अपना कदम आजमाती है, लेकिन उस शुरुआत में वो फेल हो जाती है। लेकिन 1991 का जो इलेक्शंस आता है, उसमें देखिए जो 1991 का जो दौर था, जब वो अ, इरशाद का जो एरा था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशंस होने लगे थे। मास अपराइजिंग हुआ था, तो उस मास मूवमेंट्स में शामिल कौन-कौन थे? स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ और सिविल सोसाइटी के लोग भी। और वो ड्रीम प्रो डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी की भावना फिर से लाने के लिए बांग्लादेश में ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे। इरशाद का जो एरा वो फॉल करता है। पब्लिक प्रेशर की वजह से वो रिजाइन कर देते हैं 6 दिसंबर 1990 को, और यहीं पे मिलिट्री रूल खत्म हो जाता है। 1991 में एक फ्रेश इलेक्शन स्टार्ट होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस 1991 में। और बांग्लादेश की नेशनल पार्टी जो है खालिदा जिया द्वारा लीड किया जाता है। खालिदा जिया वही जियाउर रहमान की जो वाइफ है, विडो है, वहीं से स्टार्ट होता है टू बेगम एरा। यानी बांग्लादेश के पॉलिटिकल इवेंट्स में दो बेगम्स का राइवलरी देखने को मिलता है, जो आगे हम देखते हैं कहानी में कैसे कैसे ये स्टार्ट होता है। तो 1991 के इलेक्शंस में बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो किसने स्टार्ट किया था? जियाउर रहमान ने स्टार्ट किया था। तो उनकी वाइफ थी खालिदा जिया, उनके द्वारा वह और ज़्यादा मतलब उस पार्टी को आगे लेके चलती है और 1991 में वो जीत के लाती है। या ध्यान रखिएगा, जो भी खालिद का जो खालिदा बेगम जो 90 जो टू बेगम्स एरा जो हम बात कर रहे हैं, उसमें तो एक शेख हसीना है, एक खालिदा है, खालिदा जिया है। तो ऐसा मान के चलिएगा, जब जब शेख हसीना की सरकार आती है तो वह प्रो इंडियन हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली शेख हसीना को मदद किया है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में भी उनकी योगदान रहा है इंडिया का। और खालिदा जिया का जब आएगा तो वह एंटी इंडिया हो जाता है। तो 1991 से 1996 तक खालिदा जिया, यानी टू बेगम्स एरा चल रहा है, यानी दो बेगम्स के राइवलरी चल रही है 1991 से लेकर 2006 तक। और आपस में कैसे अल्टरनेटिंग पावर होता है वो देखिए। 91 से लेकर 1996 तक खालिदा जिया होती है बांग्लादेश की, और प्राइम मिनिस्टर बनती है, फर्स्ट टाइम एज प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सिस्टम फिर से आता है और लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जाता है। 96 के इलेक्शंस में शेख हसीना दोबारा से चुन कर आती है, पहली बार चुन के आती है शेख हसीना। जब उनकी जो वापसी हुई, तो शुरुआती दौर में इनको भी मारने की बहुत कोशिश की गई, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो खुद से सेल अटेम्प्ट किए गए थे ताकि इनकी पॉपुलैरिटी गेन हो सके। एक बार तो उनके कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से लगभग 80, वो तो बच गई थी लेकिन 80 लोग मर गए थे। तो एक सिंपैथी जो भावना थी शेख हसीना को लेकर, 1996 से 2001 तक शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनती है। यह इनका पहला टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का, और यहीं से गंगेज वाटर ट्रीटी इंडिया के साथ, हालांकि इंडिया के साथ इनका रिलेशन अच्छा होगा। फिर उसका चिट्टागंग हिल ट्रैक्स पीस अकॉर्ड स्टार्ट होता है। इंडिया के साथ हमेशा से इनका रिलेशन अच्छा हो जाता है। फिर होता है 2001 से 6 पर फिर बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल जो पार्टी है, खालिदा जिया का फिर से जीतती है वो सेकेंड टर्म, लीडिंग अ 4 पार्टी अलायंस। लेकिन यह बहुमत से नहीं आती है, 4 पार्टी अलायंस का होता है। और पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और करप्शंस भी बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर। इसी की वजह से क्या होता है कि खालिदा जिया फिर दोबारा चुन के नहीं आती है, और यहीं से शेख हसीना का असली दौर स्टार्ट होता है। और पॉलिटिकल क्राइसिस और केयर टेकर वोट 2006 से 2008 के बीच में फिर एक मिलिट्री बैक्ड इंटरिम गवर्नमेंट होता है। होता क्या है कि जो गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा होता है था 2006 के टाइम में, उसमें कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट थे केयर टेकिंग को लेकर। इसीलिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया 11 जनवरी 2007 को, और मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ 2007 तक। फिर इसी के बीच में एंटी करप्शन जो ड्राइव चले उसमें, और केयर टेक गवर्नमेंट जो है एक्सटेंसिव एंटी करप्शन कैंपेन स्टार्ट करती है। कुछ कुछ लीडर्स को गिरफ्तार किया जाता है, इसमें से शेख हसीना और खालिद जिया दोनों को ही गिरफ्तार किया गया। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसमें खालिद जिया और शेख हसीना दोनों को ही करप्शन के चार्ज में गिरफ्तार कर लिया गया था। और कहा जाता है कि ये सब पॉलिटिकली राइवलरी के बीच में जो जब ये मिलिट्री रूल्स आ रहे थे, तो कुछ कुछ ये एंटी करप्शन ड्राइव में तो दोनों ही फंस जा रहे थे। तो लोगों के बीच में, लोग जो जिस कैसे भी लोग होंगे जिसके अंदर डेमोक्रेसी की भावना होगी, उनको ऐसा लग रहा होगा दोनों ही चोर है, किसको हम इलेक्ट करें। फिर भी किसी डेमोक्रेसी तो चाहिए ही चाहिए। बोथ लीडर्स वर फिर दोनों लीडर्स को 2008 में छोड़ दिया गया,
और इलेक्शंस 2008 में फिर से स्टार्ट हुए। और 2008 के बाद का इलेक्शन अगर आप देखेंगे, शेख हसीना आती है रिटर्न में 2009 में, और वहीं पे अवामी लीग जो इनकी पार्टी थी, लैंडस्लाइड विक्ट्री आती है, बिल्कुल मेजोरिटी पार्टी आती है, जिसमें से 262 सीट लेकर आती है। कितने में से? 300 में से। 300 में से 262 सीट शेख हसीना खुद लेकर आ जाती है, और वह प्राइम मिनिस्टर बन जाती है सेकेंड टाइम के लिए जनवरी 2009 से। और यह यहीं से वह सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस बांग्लादेश की हिस्ट्री में बन जाती है। फिर 2009 का हम जब कहानी कह रहे थे आपको, 2009 में, तो हमने शुरुआत की वीडियो में कहा था कि 2009 में शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का गठन किया था, और इसी ट्रिब्यूनल ने आज उनके खिलाफ की सजा सुनाई है। तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का जो गठन उन्होंने किया था, ये इसलिए किया था, जब हम कहानी सुन रहे थे 1971 के वॉर में, जो रजाकार जो वहां पे कत्लेआम मचा रहे थे, और लिबरेशन का वॉर जब इंडिया सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पे, तो उनके ही कुछ लोग, यानी बांग्लादेश में ही कुछ ऐसी जो संस्था थी या रजाकर्स थे, जो कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व थे, उनको ढूंढने के लिए, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया था। और हालांकि क्राइम ट्रिब्यूनल के बारे में बहुत मतलब ऐसी धारणाएं बनाई गई है, ये प्रो शेख हसीना थी, मतलब शेख हसीना अपने हिसाब से काम करवाती थी उनसे, इसके सेंटर का ज़्यादा कंट्रोल रहता है। खैर वो बात अलग है, लेकिन ये जो किया गया था इसलिए किया गया था ताकि वो ट्राइब्यूनल उन सब जो रजाकार्स वगैरह थे, जो इस टाइम पे पाकिस्तान को, जो प्रो पाकिस्तानी थे, उनको जो मदद दे रहे थे, उनको इन्वेस्टिगेट कर सके, उनको पता कर सके। उसके बाद 2014 से लेकर 2024 तक आप देखेंगे कि शेख हसीना की पावर और बढ़ जाती है, और वो लगातार 4 बार प्राइम मिनिस्टर बनती है, यानी टोटल टेन्योर में 5 बार बनती है। 2014 में जो इलेक्शंस होते हैं, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होता है, जो बीएनपी और उसके अलाइज ने उसको अपोज किया था, कहा था कि यह बहुत ज़्यादा एक मतलब अनफेयर सा हो रहा है सब कुछ, मतलब आईसीटी का गठन होना और उसके जो मतलब सिस्टम्स थे, उसमें ये पाया गया कि सब कुछ जगह फेवरेटिज्म शेख हसीना को ही लेकर है। अवामी लीग फिर उसमें जीतती है, लगभग 153 जो अनकंटेस्टेड थे वहां से भी ऐसे निर्विरोध जीत जाते हैं, फिर से वो थर्ड टाइम बनती है। फिर 2018 के इलेक्शंस में 288 सीट जीती है 300 में से। वोट रिगिंग का भी कुछ कुछ इस पे चार्ज लगता है। 2024 का भी इलेक्शन जीत जाती है वो, मेजर अपोजिशन पार्टी फिर भी उसका अपोज करती है कि शेख हसीना गलत कर रही है, शेख हसीना मतलब डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है, वो सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अगर कोई लीडर, मान लीजिए कोई लीडर जो उसकी पार्टी में है और उस पर कोई चार्ज लगे तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, अपोजिशन जो किसी थोड़े से भी चार्जर में है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता रहा है, और आईसीटी का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो यह और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का भी जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें ये भी बताते हैं कि उनके क्या नाम है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से कि वाकई में शेख हसीना ने कुछ ऐसे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से 2018 के भी इलेक्शन में आप देखेंगे तो उस टाइम पे एक बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि शेख हसीना ने इलेक्शन में कुछ मिसयूज किया हुआ है, और इस इलेक्शन के मिसयूज होने की वजह से 2018 की मैं जब बात कर रहा हूँ, इस इलेक्शंस के बीच में रिगिंग हुआ था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मिसयूज होने की वजह से यूएस ने भी इसमें ये किया था, इंटरप्ट किया था कि डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने हैं आपको, शेख हसीना गलत कर रही है इस तरह का। और इंडिया को भी इसमें पूछा गया था, ऑब्वियसली पूरे इंटरनेशनल फोरम में कहा जाएगा कि यहाँ पे इतना गलत चल रहा है, तो इंडिया ने इसको इंटरनल मैटर सब कह के छोड़ दिया। ऑब्वियसली इंडिया भी थोड़ा शेख हसीना के फेवर में हो जाती है, तो यूएस ने इसको कहा था कि आपको डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है और आपको सारे जो जितने भी अपोजिशन लीडर है उसको छोड़ना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। और यूएस ने उस टाइम पे तो ऐसा भी कर दिया था, जितने भी अवामी लीग के जो लीडर्स थे और उसके जो जो लीडर्स थे उनके, उन सभी का वीजा तक कैंसिल कर दिया था 2018 के इलेक्शंस के बाद। मतलब उनके डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए से कहा गया था। फिर भी शेख हसीना कंटिन्यू करती है, 2024 में दोबारा से इलेक्शंस हो जाते हैं, फिर से इनको बॉयकॉट किया जाता है, लेकिन शेख हसीना फिर से 5th टर्म बन के आती है और 4th कंजिक्यूटिव, जो कि सबसे ज़्यादा था, इनका टर्म सबसे ज़्यादा देखा गया है उस टाइम पे। अब आता है असली कहानी, जब कहते हैं ना कि शेख हसीना थोड़ा कंट्रोवर्सी में कैसे आती है। 2014 से 24 के बीच में डेमोक्रेटिक ब्लॉक बैक स्लाइडिंग हुई, कैसे कैसे ऑपोजिशन को सरप्राइज किया गया। खालिद जिया को उन्होंने करप्शन के चार्ज में 2018 में गिरफ्तार कर दिया, मतलब इम्प्रिजमेंट करवा दिया। 1000 ऑपोजिशन एक्टिविस्ट वर अरेस्टेड, मतलब बहुत सारे लोग को अरेस्ट करवा दिया। जो बीएनपी लीडर्स को
न्यूमरस केसेस में फंसा दिया गया। पॉलिटिकल स्पेस जो था वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, यानी कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसे पॉलिटिकल स्पेसेस थे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और सिर्फ अवामी लीग का ही उस पर कब्जा था। मीडिया और सिविल सोसाइटी में क्या थे कि डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया ताकि क्रिटिक्स को साइलेंट कर दिया जाए, जर्नलिस्ट को हैरेसमेंट और अरेस्ट कर दिया गया और डिसअपीयरेंस रिपोर्टेड किया गया और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स भी रिकॉर्ड किया गया। यानी इस टाइम पे इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स थे वो भी देखा कि ये सारी चीजें यहाँ पे 2024 में ये गतिविधियां बहुत तेजी से हो रही है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है असली, हालांकि ये जो दौर था शेख हसीना का, इन सब चीज़ों को हटा दे कि उन्होंने ऑपरेशन के साथ क्या किया नहीं किया, मतलब ऑथोरिटेरिज्म दिखाती है वो, लेकिन इनके राज में एक चीज़ देखा गया कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़े वहाँ पे, जूट का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया। इवन इंडिया की जो वर्ल्ड की जो साउथ एशिया, जो पैसिफिक एरिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, उसमें भी देखा गया कि सबसे ज़्यादा इमर्जिंग एरिया में, और फिर बाद में जो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एक एंटिटी ने भी कह दिया था कि जो डेवलप्ड, जो अंडर डेवलप्ड का जो तमगा उनके ऊपर लगा हुआ था बांग्लादेश का, वो अब एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज का भी नाम दे दिया गया। डेवलपमेंट अंडर हसीनाज गवर्नमेंट, लगभग 8% प्लस का जीडीपी ग्रोथ रहा वहां पे और कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई एशिया में। लगभग $460 बिलियन की इकोनॉमिक साइज बन के तैयार हुई और जीडीपी है लगभग 460 बिलियन बन के तैयार हुई। और ऐसा माना जाता है कि अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उनका रिपोर्ट है कि लगभग 2030 या 35 तक वह 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, इस तरह का अनुमान लगाया गया था। और इनकम एक्सीडिंग पर कैपिटा इनकम जो है लगभग 2,500 पर डॉलर भी बढ़ने, यानी पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था वहां पे लोगों का। 90% इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हो गया वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ और पद्मा ब्रिज बनाया गया, मेट्रो रेल बने वहां पे, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक कवरेज हुआ, गांव गांव तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया। शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने अच्छा डेवलपमेंट देखा था। वो बात अलग है कि कुछ कुछ डेमोक्रेटिक जो उनके खिलाफ जो ये लगता है एलिगेशंस की, उन्होंने मिसयूज किया है इलेक्शंस को लेकर, वो उन सब चीज़ों को साइलेंट करके देखे तो वाकई में बांग्लादेश ने पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में अपना हमेशा, मतलब उस टाइम इस दौर में अपना बूम दिखाया ही दिखाया है। अब कहानी जो जिसकी वजह से आईसीटी ने शेख हसीना को सजाए मौत की सजा सुनाई है, डेथ पेनल्टी का जो ऑर्डर दिया है, आखिर उसकी आखिरी कड़ी क्या है, मतलब हमारी कहानी की जो ये आखिरी कड़ी है और यहीं से वो कड़ी मिल जाती है कि आखिर शेख हसीना को ऑर्डर क्यों दिया गया, शेख हसीना को यह फैसला क्यों सुनाया गया उसके अगेंस्ट में। हुआ क्या था, जुलाई 2024 में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया 2024 में, ये कहकर कि जो गवर्नमेंट जॉब कोटा सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाया जाए। होता क्या है कहानी में, मतलब ये रिजर्व सिस्टम जो बांग्लादेश में हो क्या रहा था उस टाइम पे, ये अगर रिजर्वेशन सिस्टम की पॉलिसी की बात करें, वहां पे जैसे अपने इधर रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिया जाते हैं, कास्ट के बेसिस पे, यानी ईडब्ल्यू, एक तो SC ST OBC को दिया जाता है, इकोनॉमिकली में EWS को दिया जाता है, फीमेल को जेंडर के तौर पे दिया जाता है। लेकिन वहां पे जो 30% रिजर्वेशन दिया जाता है वो 1971 के जो वॉर में जो लोग शामिल थे उनको, स्टार्टिंग में तो पहले सिर्फ जो वॉर में शामिल थे उन लोगों को जॉब में दिया गया रिजर्वेशन, फिर बाद में उनके बच्चों को भी देने स्टार्ट कर दिया, फिर बाद में ग्रैंड चिल्ड्रन तक भी देने स्टार्ट किया। तो जब तक इनके बच्चों तक दिया जा रहा था तब तक तो लोगों में गुस्सा नहीं था कि ठीक है 1971 के वॉर में जो लोग शामिल हुए थे उनके बच्चों को तो यह सुविधा होनी ही चाहिए। लेकिन जब ये ग्रैंड चिल्ड्रन पे आया और इसमें कुछ कुछ धांधली भी देखी गई, क्योंकि आखिर डिसाइड कौन करेगा कि 1971 के वॉर में कौन शामिल था, वो सुल्तान सैनी है कौन, तो ये जिम्मेवारी अवामी लीग जो उस टाइम पे पार्टीज थी उन्होंने अपने ऊपर ले रखी थी। तो ऑब्वियसली इसमें धांधली की जो बात रखी गई थी वो भी देखा गया, तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट होने लगा कि 30% जो रिजर्वेशन है वह किस कैटेगरीज पे दे रहे हैं आप, ग्रैंड चिल्ड्रन को क्यों देना चाहिए, चिल्ड्रन तक तो ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन को क्यों देना चाहिए, जो नॉर्मल पब्लिक है उनको नहीं मिल रहा है। और रिजर्वेशन के और भी सारे पैटर्न्स हैं वहाँ पे, जैसे 10% वहाँ पे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जैसे बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स को ही दे दिया जाता है रिजर्वेशन, और भी सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज है वहाँ पे। लेकिन जो सबसे बड़ा डिबेटेबल मुद्दा था
1971 वॉर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनको रिजर्वेशन देने को लेकर, तो जो रिजर्वेशन पा रहे थे वो तो खुशी होंगे क्योंकि वो मिल रहा है रिजर्वेशन। जो नहीं पा रहे थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला था उन्होंने, और हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था कि यह रिजर्वेशन को रोकना है। मतलब हाई कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि ये रिजर्वेशन जो है वो ठीक है, मतलब ये रिजर्वेशन को रुकना होगा। तो फिर इसके अगेंस्ट में जो जो जिसको रिजर्वेशन मिल रहा था उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने भी जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आप कंटिन्यू कर सकते हैं रिजर्वेशन कंटिन्यू। फिर वहीं से ही सारा मुद्दा बिखर गया और दो जो गुट है यूनिवर्सिटीज के, जो मतलब स्टूडेंट्स के, एक तो जो प्रो अवामी लीग है, एक प्रो बीएनपी है। जो प्रो बीएनपी वाले हैं और भी सारे स्टूडेंट्स जो इस रिजर्वेशन सिस्टम के अगेंस्ट में थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। फिर इसमें अपोजिशन का भी शामिल हो गए और जो ये सब चीजें जो वायलेंट, ये जो प्रोटेस्ट था वायलेंट आ गया। और इस वायलेंट क्रैकडाउन को मतलब रोकने के लिए गवर्नमेंट ने फोर्स के साथ इस्तेमाल किया। पुलिस और रूलिंग पार्टी जो प्रोटेस्ट के साथ उसका क्लैश होता है, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया, वायलेंस और भी तेजी से बढ़ने लग गया और रिपोर्ट्स बताते हैं कि लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सेना है, जो भारत जो बांग्लादेश की सरकार की जो सेना और पुलिस ने चुन चुन के उन्हीं लोगों को मारा जो एंटी गवर्नमेंट थे। और इसी के वजह से जो इनका तरीका था, जिस तरह का रवैया था, कि जिस तरह से उसको ट्रीट कर रहे थे, उसको जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार करना और लोगों को मारना, इसी की वजह से ह्यूमन राइट्स ने कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स दिए और आईसीटी ने ये बताया। और ये जैसे ही इतना जो वायलेंट बहुत प्रोटेस्ट होने लग गया, बहुत तेजी से बढ़ने लग गया, तो शेख हसीना को सरकार के खिलाफ रिजिग्नेशन मानने लग गए और शेख हसीना उसी टाइम पे वह भाग के चली आई और सिचुएशन डिटेरियोरेटेड होने लगा मेजर पॉलिटिकल में, और शेख हसीना का रेजिग्नेशन मान ले गए और स्टूडेंट और अपोजिशन ग्रुप में बहुत ज़्यादा ये भावना आने लग गई कि कैसे कैसे शेख हसीना को रेजिग्नेशन लेना है। और शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को अपना रेजिग्नेशन देके इंडिया की तरफ भाग जाती है। और इसी रेजिग्नेशन के दौरान वायलेंट प्रोटेस्ट में लगभग बहुत सारे लोग मर जाते हैं। शेख हसीना रिजाइन कर देती है और बांग्लादेश हेलीकॉप्टर से इंडिया की ओर भाग जाती है। और इसी बीच में इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया जाता है। वो इंटरिम गवर्नमेंट के जो इंचार्ज कौन से हैं, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनिस चीफ एडवाइजर है अभी इंटरिम गवर्नमेंट के। और पॉलिटिकल अभी वैक्यूम चल रहा है, सडन डिपार्चर हो गया है और सेलिब्रेशन वहां पे कुछ कुछ लोगों को, अब जिनको ये ऐसा लगा कि शेख हसीना को भगा दिया, ऑब्वियसली उनके मतलब उनके घर में तो खुशियां होगी ही होंगी। फिर उस टाइम पे जो घटनाएं हुई, लोगों जो मर गए और स्टूडेंट्स में जो बहुत बेकसूर लोग मारे गए, उसके अगेंस्ट में केसेस हुई और ह्यूमन राइट्स का एक्शंस हुआ। तो आईसीटी ने इन्वेस्टिगेट किया। शेख हसीना के डिपार्चर के बाद इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल और बांग्लादेश ने ये किया क्या कि सभी एलिजिड क्राइम्स जितने भी ह्यूमैनिटीज के अगेंस्ट में हुए थे जुलाई और अगस्त के महीने में, वो सभी को इन्वेस्टिगेट किया। और कुछ कुछ एविडेंस के बात पर उन्हें ध्यान दिया कि कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हुई है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है इस दौरान। और चार्जेस क्या क्या लगे, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मास किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, टॉर्चर भी किया गया और पीसफुल असेंबली को सप्रेस करने की, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, पीसफुल हो रहा था, उसको सरकार ने जानबूझकर वायलेंट किया, ऐसे ऐसे आरोप लगाए। और इसी आरोप के तहत इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने इनको अरेस्ट ऑर्डर दिया और डेथ पेनल्टी तक का भी ऑर्डर दिया है। हालांकि जो शेख हसीना की जो अवामी लीग है, उन्होंने लंदन की तरफ से एक जो बेंच है, मतलब जुडिशियल बेंच है और जुडिशियल जो एडवोकेट जो इनके हायर किया है, लीगल हायर किया गया है इन सभी बात को रखने के लिए। अब सुप्रीम जो शेख हसीना के पास क्या है कि यह इन आईसीटी के रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकती है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकती है, इनसे सारी चीजें हैं। और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने है अरेस्ट वारंट किया है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, एलिजिड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग द सप्रेशन ऑफ जुलाई अगस्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट। शेख हसीना अभी भारत में है। अब भारत के ऊपर भी एक जिम्मेवारी है कि अगर कुछ इस तरह से डिमांड होगा, क्योंकि ये जुडिशियल डिमांड है, तो अब भारत के पास एक डिलेमा है कि उसको दे, मतलब दे इन द सेंस कि अब वो भारत उसको उनको सौंपता है कि नहीं सौंपता है, और शेख हसीना कैसे रिएक्ट करेंगी।
हालाँकि उन्होंने जो ब्रिटिश की जो लीगल फर्म है उसको अप्रोच किया है, वो जो अवामी लीग है पार्टी, जो कुछ-कुछ लीडर्स तो वहाँ भी होंगे और अवामी लीग के जो 2 इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, एक तो साथ में ही भाग के चले आए थे शेख हसीना के साथ में और एक और लीडर थे, जो उनके पार्टी के ही मेंबर थे, वही सरकारी गवाह बन गए हैं, जिन्होंने ये सारे एविडेंस दिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना उस टाइम पे थोड़ा फेवरेटिज़्म दिखा रही थी, उनका अप्रोच गलत था। उसी बयान के सबूत के अनुसार आईसीटी ने ये सारा कुछ तैयार किया है और इंटरेस्टिंगली जो आईसीटी जो शेख हसीना ने 2009 में उस रज़ाकार्स जो भी लिबरेशन ऑफ वॉर के अगेंस्ट में बोल रहे थे, मतलब उनकी मदद कर रहे थे प्रो पाकिस्तानी के लिए बनाया था। आज उनके खिलाफ इसी आईसीटी ने उनके खिलाफ डेथ सेंटेंस का ऑर्डर दिया है। अब देखते हैं शेख हसीना का क्या स्टैंड आता है और शेख हसीना की तरफ से जो उनके वकील हैं, अब वहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट्स होंगी। फिलहाल तो अभी उनके ऊपर ये ऑर्डर आ चुका है, तो भारत के ऊपर है कि अब कब उनके हालाँकि इंडिया की तरफ से भी नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो इंडिया के जो एक्सटर्नल सेक्रेटरी है, वो बार इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत कर रही है। इंडिया का क्या अप्रोच है, अब जो आगे देखने वाली क्या-क्या चीज़ें हैं, कि इंडिया का अप्रोच कैसा होता है और जो पीएम शेख हसीना जो एक्स पीएम है, उनको क्या कैसे रिएक्शन देना होगा, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। तो आज की जो कहानी थी, पूरा कहानी हमने क्या देखा, कैसे बांग्लादेश का जन्म होता है और कहानी खत्म कहाँ किया हमने, जो अभी रिसेंट का जो न्यूज़ है, शेख हसीना का जो डेथ ऑर्डर जो उनको दिया गया आईसीटी द्वारा। ये पूरी कहानी एक बहुत लंबा वीडियो है, इस वीडियो को आप बढ़िया से बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और यह वीडियो बनाने का पर्पस हमारा ये था कि अगर आप किसी से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा है कि यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में आ जाएगा और जो पीएसआई और ऑप्शनल वाले हैं, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आएगा ही आएगा और करंट न्यूज़ में है तो ऑब्वियसली वनडे एग्ज़ाम्स वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आखिर आईसीटी क्या है, शेख हसीना का ड्यूरेशंस क्या है, ये सारी चीज़ तो आ ही जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस में। और ऐसे भी जो नॉर्मल पब्लिक इस वीडियो को जो नॉर्मल पब्लिक जो किसी तैयारी में नहीं है वो भी देखेंगे तो अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन लिंक प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड हमने इन सारी चीज़ें बताई हैं। तो जब भी किसी के आगे वो बातचीत करेंगे तो उनके पास प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स हो कहने के लिए कि हाँ, हमें ये सब चीज़ों को पता हो। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस को। और कुछ भी अगर सजेशन देना हो या फिर अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे लाएँ, उस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।